गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 4 का हिंदी का पाठ नंबर 7 पोंगल। पोंगल क्या है बच्चों? पोंगल एक त्योहार का नाम है। जिस प्रकार हम दिवाली, दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार जो पोंगल है एक त्योहार है जो तमिलनाडु का एक मुख्य त्योहार है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 7 पोंगल। किसान अत्यंत परिश्रमी व कर्मठ होता है। वह बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसका जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरकते हैं। त्योहार का जन्म यहीं से होता है। तो ये पद्यांश है। अब हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर आपको क्या बताने का प्रयत्न किया गया है। किसान जो है वो कैसा होता है? मेहनत करने वाला, कर्म करने वाला। वह बहुत परिश्रम करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका जो जीवन है वो प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। हंसता रोता है मतलब यदि प्रकृति में बाढ़ वगैरह जैसे आ जाती है तो क्या होता है, उसकी फसल नष्ट होती है ना। और जब उसकी फसलें अच्छी होती है तो वह झूमता है, नाचता है, गाता है, त्योहार की तरह वो दिन को मनाता है। बुआई का काम यानी कि जो हम बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, निराई करते हैं यानी कि जो घास इधर उधर एक्स्ट्रा जो उग जाती हैं उनको हटाता है, आदि खेती बाड़ी के सारे काम है मौसम के अनुसार ही करता है। तो जिस मौसम में जो बुआई करना चाहता है, जो फसल बोना चाहता है, वह मौसम के अनुसार ही करता है। जब खेत खलिहान जो है अनाज से भर जाते हैं तो उसके पांव थिरक उठते हैं, मतलब वह नाचने लगता है। पांव थिरकना मतलब खुश हो जाना। और त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। तो इसमें जो ये पद्यांश दिया गया है, इसके कुछ प्रश्न बनते हैं, वो आप प्रश्न देखेंगे और उसके उत्तर हमें देंगे। पहला प्रश्न है, किसान की प्रकृति कैसी होती है? आपने पद्यांश को देखना है बुक के अंदर और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसान की प्रकृति कैसी होती है? यस, किसान प्रकृति से अत्यंत परिश्रमी व कर्मठ होता है। अगला प्रश्न है, किसान का जीवन किससे जुड़ा होता है? किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर 3 है, बुआई, सिंचाई, निराई आदि के काम किसान किसके अनुसार करता है? बुआई, सिंचाई, निराई आदि के काम किसान मौसम के अनुसार करता है। किसान के पांव कब थिरक उठते हैं? जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं तब किसान के पांव थिरक उठते हैं। जीवन का विलोम शब्द लिखिए। मरण। तो ये प्रश्न थे, ये आप सभी को कॉपी में लिखने हैं और इनको लर्न करना है। आइए अब हम करते हैं इसका दूसरा भाग। पोंगल नई फसल का त्योहार है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोंगल क्या है? नई फसल का त्योहार। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे जो तमिलनाडु राज्य है उसका यह मुख्य त्योहार है। पोंगल के दिन खेतों में सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान घर लाता है। गन्ने की फसल तैयार होती है और इन्हें देखकर किसान का जो मन है वो नाच उठता है, यानी कि वह खुशी से झूम उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार जो किसान हैं अपने पोंगल का त्योहार जो है वो मनाते हैं। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तो इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, आइए अब हम वो करते हैं। पहला प्रश्न है, पोंगल किसका त्योहार है?
अभी हमने पैसेज में पढ़ा है पोंगल नई फसल का त्योहार है। दूसरा प्रश्न है पोंगल किस दिन मनाया जाता है? पोंगल मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का। पोंगल किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा है संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इस मीठे भात को पोंगल कहते हैं। पोंगल के दिन किसान क्या काट कर घर लाता है? पोंगल के दिन किसान सुनहरे रंग का नया धान काट कर घर लाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न है। आपने इन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपने पाठ पर। तो हमें पता लग गया कि जब धान को काट कर लेकर आते हैं और उससे भात बनाई जाती है, इसी भात को हम पोंगल कहते हैं और इसी से इसका त्योहार का नाम जो है वो पोंगल पड़ा है। आगे पढ़ते हैं। पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आप इसको अंडरलाइन कर लोगे। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। उसके बाद पूरे घर की सफाई की जाती है। इसी दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। तो ये है उनका पहले दिन का त्योहार जिसे हम भोगी का त्योहार कहते हैं। दूसरे दिन क्या होता है? पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन सब कुछ नया नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस से नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबल कर ऊपर उठते हैं तब उसमें दूध डाल देते हैं और दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिस कर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं पोंगल पोंगल। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। तो ये है पोंगल का दूसरे दिन का कार्यक्रम। तो आप सभी ने इनको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे दिन पे। तीसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, तीसरे दिन कौन सा त्योहार होता है? माट्टू पोंगल। उस दिन क्या होता है? माट्टू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह से नहलाया जाता है। उनके सींगों को रंगते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बैल है, ठीक है, उसके सींग जो है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो तीसरे दिन क्या होता है? माट्टू पोंगल होता है और उस दिन क्या करते हैं, जो गाय बैल होते हैं ना, उनको अच्छी तरह से नहलाया जाता है, उनके सींगों को रंगा जाता है, उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। यानी कि गाय बैलों को भी कपड़े डाले जाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। तीसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन गाय बैलों को सजाया जाता है, उन्हें अच्छे अच्छे साफ साफ कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें खाने के लिए गुड़ आदि दिया जाता है। और चौथे दिन क्या होता है? चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। चौथे दिन का जो त्योहार है, अंतिम त्योहार, उसको बोलते हैं कानुम पोंगल। खाना खाकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं जिसमें लोग घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। आप भी जैसे मेले में जाते हो ना, अगर दूसरे राज्य में या कहीं ऐसा जो ऐतिहासिक कोई स्थान है तो आप भी घूमने के लिए जाते होंगे मेले से। तो इसी प्रकार ये लोग क्या है, कानुम पोंगल के दिन जो चीज़ें देखने लायक होती हैं उन स्थानों को देखने के लिए वो जाते हैं।
खेती से संबंधित यह त्यौहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। तो आपको ढूंढना है भारत के नक्शे में गुजरात से लेकर और बंगाल तक कौन सी दिशा पड़ती है। ठीक है बच्चों। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खिलाते हैं। नदियों के नाम आए हैं। आपने भारत के नक्शे में इन नदियों को ढूंढना है कि गंगा, यमुना और नर्मदा नदी कौन से राज्य में बहती है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कानुम पोंगल कब मनाया जाता है? चौथे दिन पोंगल मनाया जाता है। तो जो चौथे दिन का पोंगल होता है वो क्या कहलाता है? कानुम पोंगल। अगला प्रश्न है, संक्रांति के नाम से पोंगल त्योहार कौन कौन से राज्यों में मनाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है गुजरात से लेकर बंगाल तक संक्रांति के नाम से पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन लोग क्या खाते और खिलाते हैं? चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते और खिलाते हैं। अगला प्रश्न है, त्योहार शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखें। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। नदी शब्द के समान अर्थ वाला शब्द लिखे, यानी कि समानार्थी शब्द। नदी को हम क्या कहते हैं? सरिता या तटिनी। तो ये इस प्रकार प्रश्न थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ने जो एक रंगोली बनाई है। आप भी आपके यहाँ पे त्योहार पे घर पे रंगोली बनाकर देखोगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके लिए अभ्यास शब्दार्थ दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, इन शब्दार्थों को जहाँ पर भी किताब में आए हैं उनको ढूंढना है। उनके वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं और आप इनको याद करोगे। जैसे पहला है गुनगुनाना। गुनगुनाना मतलब कहता है धीमी आवाज में गाना। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो बच्चे हैं या बड़े हैं ऐसे ही गाना धीरे धीरे गाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उनको कि वो गाना गुनगुना रहे हैं। थिरकना मतलब नाचना। नई फसल को देखकर किसान जो है वो थिरकता है ना। निराई करना, फसल के आसपास उग आए घास फूस को हटाना क्या कहलाता है? निराई। पौष यानी कि पूष का महीना। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह या संकेत। बुआई करना, बीज बोना। भोज, दावत। मंगलमय, कल्याणकारी। संपत्ति, धन दौलत। सिंचाई, पौधों या फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। और स्नान का मतलब आपको पता ही है, नहाना। तो बच्चों ये शब्दार्थ और ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। आप सभी इनको अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस पाठ से संबंधित जो भी आपकी कोई क्वेरीज है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9813660300 पे। थैंक यू।